Hi friends, today we are going to start with a very beautiful poet, Robert Frost. He was one of the most famous American poet in English literature. He wrote a lot of his poem in English literature, and he was born in 1874 in San Francisco, America, and died in 1963. हमने अपने पहले वीडियो में भी इनके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया था, इनकी वन ऑफ द बेस्ट पोएम फायर एंड आइस के बारे में। और आज हम इनकी दूसरी पोएम जो है वो लेके आए हैं, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि एक क्लास 10th का सिलेबस में भी है। बहुत ही अच्छी पोएम इनके द्वारा लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। ही रोट लॉट ऑफ पोएम लाइक ब्रीचेस एंड आफ्टर एप्पल पिकिंग, stopping by wood at snowy evening, mending walls. There's a lot of poems. So without wasting our time, we go on. We just discuss this about this poet. And before we discuss uh, about his poem, Dust of Snow, we just focused on his biography. So Robert Frost, he was born in 1874 and died in 1960. I already told you. His full name is Robert Lee Frost. मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है बच्चों से कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम क्या है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो फुल नेम है वो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, and he was born in San Francisco, California, America. And one of the most important thing, he was born in America, but his most of his poem published in England, later in America. तो इनकी जो पोएम है वो फर्स्ट इंग्लैंड में पब्लिश्ड हुई, देन अमेरिका में पब्लिश्ड हुई है। और इनकी पोएम की एक खासियत ये है कि जो इनकी पोएम्स है, ही रोट हिज पोएम इन इंग्लिश कॉलिक्यूल लैंग्वेज। सो व्हाट इज मीन बाय इंग्लिश कॉलिक्यूल लैंग्वेज? Colloquial language, it is a type of language which is used by a persons in their daily life, and some easy word or simple language we can see in another way, it's a simple language. जो simple language में मतलब इनकी जो poems है वो उसकी जो भाषा है वो इस टाइप की है कि उसे कॉमन पर्सन भी जो है इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा, समझ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं अपनी पोएम। तो ये जो मतलब लिटरेरी वर्ड्स हैं वो उनको कम यूज़ करते थे, मतलब लिटरेरी जो हाई लिटरेरी वर्ड होते हैं, तो लाइक मेटाफिजिकल वर्ड जैसे बोल सकते हैं, मेटाफिजिकल जो है वो उसको यूज़ कम करते थे। सो टॉकिंग अबाउट हिज थीम, मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स थीम आर बेस्ड ऑन नेचर एंड हार्श पिक्चर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो इनकी जो थीम है वो बेस्ड होती है नेचर पे, और जो सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी है, यानी कि 20th सेंचुरी के पोएट हैं, तो इनकी जो मॉडर्न सोसाइटी है उस टाइम की जो पिक्चर है, मतलब किस टाइप की सोसाइटी है, उसका एक साफ झलक आपको इनकी पोएम्स में मिल जाती है। ही इज़ अ रियलिस्टिक पोएट, और इनकी पोएम में रियलिज्म का भी मिल जाता है, इनकी पोएम में रियलिज्म भी। और one of another thing is that he depicts a modern or rural England in his life. तो जो पोर्ट्रे है इनकी पोएम्स में, वो पोर्ट्रे मिलता है आपको रूरल लाइफ, इंग्लैंड का रूरल लाइफ का पोर्ट्रे इजीली मिल जाता है। अब रूरल इंग्लैंड का क्या मतलब है, यानी कि जो ग्रामीण इंग्लैंड है, यानी कि जो एक कॉमन लाइफ है, ग्रामीण लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, उसका जो है इन्होंने बहुत ही शानदार अपनी पोएम में उसका डिपिक्शन किया हुआ है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी गो इन अ पोएम। सो दिस इज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। क्लास 10th का भी सिलेबस है, तो काफ़ी ज़रा अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो एज पर हिज टाइटल, सो आप ये ना सोचिए कि यहाँ पे डस्ट जो है यानी कि धूल के लिए आया है। डस्ट ऑफ स्नो, इट मीन्स हियर डस्ट, इट मीन्स अ स्नो फ्लैक्स ऑफ स्नो, मतलब जो स्नो जो बर्फ़ होती है उसकी जो बूंदें होती हैं, जो गोले गोले से छोटे छोटे बूंदें होती हैं, उसे स्नो फ्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये डस्ट जो है स्नो फ्लेक्स को रिफ़र करता है। इट इज़ ऑफ अनदर टाइप ऑफ अ फिगर ऑफ स्पीच, एक अलग टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है जिसे बोलते हैं हम मेटाफर। तो मेटाफर का एक एग्जांपल है
डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे डस्ट यानी कि स्नोफ्लेक्स को डस्ट के रूप में बताया गया है। ओके, सो लेट्स रीड दिस पोएम। The way of crow shook down on me. The dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had wrote. Okay, the way of crow, यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिलती हैं, क्रो और हैमलॉक ट्री। यहाँ पे दो चीज़ों का स्पेशल फोकस किया हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, स्पेशली इनका यूज़ किया है क्रो एंड हैमलॉक ट्री का। तो यू नो क्रो, हियर्स द टू वर्ड्स क्रो एंड हैमलॉक ट्री, दे बोथ आर सिग्निफाइज डेस्पेयर। डेस्पेयर को सिग्निफाई करता है और सॉरो को सिग्निफाई करता है। इट मीन्स दैट जैसे हम बोलते हैं क्रो, जैसे अगर हम कुछ हमारे जैसे मैथोलॉजिकल हम लोगों की कुछ कहावतें हैं, जैसे कि क्रो होता है, कुछ अशुभ चीज़ों को बोलते हैं हम, जैसे कोई भी निशान होता है किसी को बोलते हैं हम, जैसे हमारे सामने से बिल्ली रास्ता काट जाए तो एक अशुभ माना जाता है। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने जो है क्रो को एक सिग्निफाई किया है, एक बैड थिंग के रूप में इनको यहाँ पर दर्शाया गया है। क्रो जो है एक सिंबल है, मतलब बुरी चीज़ का, जैसे कोई डेथ जैसे किसी की आने वाली होती है, या फिर कुछ समय हम क्रो किसी ने देख लिया तो उसे बहुत बुरा मानते हैं। ऐसे ही हैमलॉक ट्री क्या होता है, एक टाइप का ट्री होता है जो मोस्टली हाइट पर मिलता है और कांटेदार ट्री होता है, इससे सब पॉइजनस ट्री बोल सकते हैं हम इससे। तो पॉइजनस ट्री, इन दोनों को यहाँ पर इन्होंने सिग्निफाई किया है डेस्पेयर, सॉरो को दर्शाने के लिए। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ। जैसे क्रो है, ये है क्रो, ठीक है ना। तो ये क्रो है, इसको जो है मतलब इन्होंने सिग्निफाई किया है किसके लिए, बैड थिंग के लिए। यानी कि अगर आदमी को दिख जाता है सुबह सुबह कहीं पे क्रो, तो क्या होता है, एक अशुभ माना जाता है। जैसे हमारे सामने से आए बिल्ली रास्ता काट दे तो वो एक अशुभ माना जाता है। दिस इज अ हैमलॉक ट्री, ये हैमलॉक ट्री है, ये आपने देखा ही होगा, बर्फ में काफ़ी पतली बारीक सी पत्तियाँ होती हैं, बट ये एक बहुत ही पॉइजनस ट्री है हैमलॉक ट्री। ओके, सो चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि द वे ऑफ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। यानी कि जब सुबह सुबह पोएट का एक दिन मूड खराब था और वो क्या कर रहे थे, सुबह सुबह जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक हैमलॉक ट्री दिखा। उस हैमलॉक ट्री पर एक काला कौवा बैठा हुआ था, जो कि एक सिग्निफाई करता है बैड थिंग के लिए। तो पोएट के दिमाग में तो यही बात है कि मतलब बैड थिंग के लिए सिग्निफाई करता है, तो वो अपना मूड खराब था उनका, वो चल रहे थे, तभी अचानक क्या हुआ, उस क्रो ने यानी कि कौवे ने जो है उस पर जो बैठा था, वो अब चाहे हिला होगा या फिर उस पर बैठा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बताया नहीं है, बट इसमें यहाँ बताया द वे ऑफ क्रो, मतलब उस क्रो ने जिस तरीके से मेरे ऊपर बर्फ की, जैसे वो पेड़ की टहनी के ऊपर बैठा, तो क्या हुआ कि बर्फ की जो टहनी थी, तो उस टहनी से बर्फ झड़कर किसके ऊपर आ गई, अचानक से पोएट के ऊपर आ गई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आ गई। तो उनको उस टाइम पर जो मोमेंट था, तो उस मोमेंट पर उनको जो फीलिंग आई, वो एक सडन फीलिंग थी, जो उनका बैड मूड था, वो बैड मूड जो है अचानक से क्या हुआ, अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद उनकी फीलिंग क्या हुई जब उनके ऊपर बर्फ गिरी, ठीक है ना। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had wrote. Has given my heart. यहाँ पे वो कहते हैं कि जब वो मोमेंट पे मेरे ऊपर बर्फ गिरी, ठीक है, हैमलॉक ट्री से, वो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि वो स्नो फ्लेक्स जो मेरे ऊपर गिरे, तो उसने क्या किया, मेरा दिल ले लिया। मतलब मेरा जो ये दृश्य देख के मेरा जो है दिल क्या हो गया, खुश हो गया। चेंज ऑफ मूड, यहाँ पर जो है मेरा मूड जो है वो अचानक से, यानी कि जो इससे पहले तक अभी क्या था, सैड मूड था, वो क्या हो गया, अचानक से चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोट। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जो मूड है, जो मेरा मूड पहले से ही खराब था,
वो जो है अचानक बदल गया, और जिसके कारण मेरा पूरा दिन खराब होने वाला था, वो मेरा सारा का सारा समय बच गया। तो यहाँ पर इनकी पोएम का कहने का मतलब ये है कि कभी कभी लाइफ में कुछ इंस्टेंसेस और कुछ इंसिडेंट्स इस टाइप के होते हैं कि आपका मूड खराब रहता है, और तभी कुछ ऐसी सडन चीज़ें हो जाए जिससे आपका मूड क्या हो जाता है, सारा का सारा चेंज हो जाए, और उससे क्या होता है, आपका एक तो पूरा दिन का टाइम बचता है और आप क्या हो जाते हैं, खुश जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है नेचर और ह्यूमन बींग्स के बीच में एक टाइप का कम्युनिकेशन। यानी कि हम अगर कहते हैं कि मतलब हम कई चीज़ों को अपने एक पहले से हमने एक मान लिया है कि ये चीज़ें गलत होती हैं, ये चीज़ें अशुभ होती हैं, बट हमेशा हर चीज़ अशुभ नहीं होती। लाइफ में या नेचर में हर चीज़ अशुभ नहीं होती। नेचर का एक अपना सिंपल सा वे है, वो हर चीज़ को एक सिंपल और प्योर वे से देखता है, बिना किसी एक सोच बना के। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ ऐसे अपने मान्यताएं बनाई हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काटेगी और हमें क्रोध दिख जाएगा तो आज हमारा पूरा दिन अशुभ हो जाएगा, या घर से जब जाओगे तो दही खा के जाओ, चीनी दही खा के, तो काम अच्छे बनते हैं। तो ऐसा सब कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पर पोएट का कहने का मतलब यही है कि लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं वो सब कुछ सही नहीं होते हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं जिससे क्या होता है, आपका पूरा का पूरा मूड चेंज होता है, और वो आपके लिए अच्छे होते हैं। यहाँ पे जैसे पोएट के लिए ये एक अच्छा संकेत था, जो कि वो क्रो ने जो है, वो जो बर्फ़ के स्नोफ्लेक्स जब उसके ऊपर पड़े तो उससे उसका पूरा मूड चेंज हो गया। तो ये एक उसके लिए एक अच्छे संकेत है। तो यहाँ पर ये सिर्फ यही चीज़ें आपको बता रहा है डस्ट ऑफ स्नो का। हम इसकी थीम में अगर ये बात करें तो यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे एक कम्युनिकेशन दिखाया गया है नेचर और ह्यूमन बींग्स के बीच में, ठीक है ना। सो कम ऑन द अंदर पेज। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो राइम स्कीम की बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो में। राइम स्कीम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे पोएम में किस तरह से राइम स्कीम का यूज़ किया गया है। 8 लाइन्स पोएम ये है डस्ट ऑफ स्नो। अब कई बच्चों के माइंड में आता है कि राइम स्कीम का हम कैसे पता करें। तो राइम स्कीम अगर आपको किसी पोएम में देखनी है, तो जैसे मैंने इस पोएम में द वे ऑफ क्रो, यानी कि डब्ल्यू क्रो जो साउंड आ रहा है, क्रो यानी कि एक साउंड आया है एट लास्ट में, तो वो हमारी एक राइम स्कीम का एक पैटर्न बनता है। अब देखिए पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे, जो हमने द वे ऑफ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि जब सेम साउंड रिपीट हो तो उसमें हम राइम स्कीम लाइक करते हैं। जैसे हमने क्रो को ए राइम स्कीम किया, ठीक है ना, मतलब ए दिया, और शुक डाउन ऑन मी बी द डस्ट ऑफ स्नो, अगेन क्रो स्नो ए मी ट्री बी बी, हार्ट पार्ट सी सी, मूड रूट डी डी। तो अगर हम इसकी बात करें तो राइम स्कीम की, हमने लास्ट में सेम वर्ड्स आ रहे हैं, सेम टाइप का प्रोनाउंशिएट हो रहा है, तो ये राइम स्कीम बन जाएगी ए बी सी डी। ओके, अब बात करते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच की। तो फिगर ऑफ स्पीच में इनमें कौन कौन से यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हमने यूज़ किए हुए हैं, तो आप देखिए ये पूरी पोएम में कहीं पर भी एक भी कॉमा, एपस्ट्रॉफी, कोई भी एक साइन नहीं है, फुल स्टॉप एट लास्ट में। तो यहाँ पर अगर हम फिगर ऑफ स्पीच बात करें तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट का मतलब होता है जहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, फुल स्टॉप, कॉमा, ब्रैकेट्स कुछ नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजैम्पमेंट। यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है एंजैम्पमेंट। अनदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन क्या होता है, जब भी कोई लेटर और जब भी कोई लेटर जो है सेम साउंड अपने शुरुआत में जो है क्या करे, सेम साउंड दें, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं सेम वर्ड और सेम साउंड जो है यूज़ करें, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिशियन। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जांपल में लिखा है एंड सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पे लिखा है देखिए लास्ट लाइन में, लास्ट सेकेंड लाइन में एंड सेव्ड सम पार्ट, तो एस यहाँ पे आए हैं, ये है इलेक्ट्रिशियन का एग्जांपल। बात करें एजोनेंस की। एजोनेंस क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ वावल्स। वावल्स आपको सबको पता है ए आई ओ यू। तो यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल भी लिखा है शुक डाउन ऑन मी,
मतलब ओ ओ का जो रेपिटेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एजोनेंस। यहाँ पे जो है इसे एजोनेंस बोलेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पे 3 फिगर ऑफ स्पीच हम यूज किए हुए हैं, जैसे एंजाइममेंट, एलिट्रेशन एंड एजोनेंस। तो अब करने हम टर्म्स की बात। यहाँ पे जो टर्म्स हैं, शुक डाउन, हेमलॉक ट्री और रूट। ओके, शुक डाउन मतलब होता है टू फॉल डाउन, और कुछ चीज़ गिरना, मतलब झुकना, नीचे गिरना जो है उसे शुक डाउन कह सकते हैं हम। हेमलॉक ट्री का हम बारे में डिस्कस कर चुके हैं, दिखा भी चुका है आपके पूरे, एक पिक्चर भी दिखाया है। वो एक टाइप का पॉइजनस ट्री होता है। और रूट जो लास्ट में होता है, इट मीन्स बिटरली रिग्रेट, ठीक है ना। तो ये पोएम हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर हम लास्ट में जैसे हम बात करें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक जो पोएम्स हैं उसमें मोस्टली चीज़ें हमको एग्ज़ाम के व्यू से क्या चीज़ें हमसे पूछी जाती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे इस पोएम में डिस्कस कर ही दी हैं। जैसे राइम स्कीम पूछी जाती है आपसे, और जो है एक पूछा जाएगा मेटाफर का कहाँ पर यूज़ हुआ है। जैसे मैंने बताया कि डस्ट जो है यहाँ पे एक मेटाफर है, ठीक है ना। स्नोफ्लेक्स को डस्ट के रूप में यहाँ पे बताया गया है, टाइटल के ऐसा टाइटल यूज़ किया हुआ है, तो ये एक मेटाफर है। तो ये चीज़ें, और बाकी थीम जो है पोएम की पूछी जाती। तो एट लास्ट में हम अगर कंक्लूड करें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये एक थीम के रूप में क्या बताया गया है, कम्युनिकेशन बताया गया है ह्यूमन और नेचर के बीच में, ठीक है ना। कि ह्यूमन तो ऑलरेडी जो है पहले से ही कुछ सोच के या फिर कुछ उनकी मान्यता है उसके हिसाब से उसको फॉलो करता है, बट प्रकृति जो है, प्रकृति के अंदर सब कुछ नेचुरल है। अगर किसी चीज़ को होना है उसके लिए कोई भी चीज़ अशुभ नहीं है, सबका सब अपना वे है। और हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ हमारे लिए अशुभ हो सकती है। तो यहाँ पर पोएट जो है यही चीज़ हमें बता रहा है कि हर चीज़ अशुभ नहीं होती है। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ हो जाते हैं कि वो चीज़ आपके लिए एक गुड थिंग बनकर आती है, और हर चीज़ बैड वन नहीं होती है। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।